મોદીએ પ્રથમ ઓલ ઇન્ડિયા ડિસ્ટ્રિક્ટ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટી કોન્ફરન્સના ઉદ્ઘાટન સત્રમાં હાજરી આપવા વિજ્ઞાન ભવન પહોંચ્યા હતા। આ કાર્યક્રમમાં સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ એન.વી. રમન પણ હાજર રહ્યા હતા। ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમ બાદ વડાપ્રધાન મોદીએ પોતાનું સંબોધન પણ કર્યું હતું। પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે આ સમય આપણી આઝાદીના અમૃતનો સમય છે। આ તે સંકલ્પોનો સમય છે જે આગામી 25 વર્ષમાં દેશને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જશે। દેશની આ અમૃત યાત્રામાં વ્યવસાય કરવાની સરળતા અને જીવનની સરળતા પણ એટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે। મોદીએ ન્યાયિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ આમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે। છેલ્લા 8 વર્ષમાં દેશના ન્યાયિક માળખાને મજબૂત કરવા માટે ઝડપી ગતિએ કામ કરવામાં આવ્યું છે। તેને આધુનિક બનાવવા માટે 9,000 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવી રહ્યો છે। संविधान के एक्सपर्ट्स और जानकार हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 39A जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, उसने लीगल एड को बहुत प्राथमिकता दी है। इसका महत्व हम देश में लोगों के भरोसे से देख सकते हैं। हमारे यहाँ सामान्य से सामान्य मानवी को ये विश्वास होता है कि अगर कोई नहीं सुनेगा तो अदालत के दरवाजे खुले हैं। न्याय का ये भरोसा हर देशवासी को ये एहसास दिलाता है कि देश की व्यवस्थाएं उसके अधिकारों की रक्षा कर रही हैं। इसी सोच के साथ देश ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसकी स्थापना भी की ताकि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी न्याय का अधिकार मिल सके। विशेष रूप से हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज हमारे लीगल एड सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी समाज के लिए जुडिशियल सिस्टम का एक्सेस जितना जरूरी है उतना ही जरूरी जस्टिस डिलीवरी भी है। इसमें एक अहम योगदान जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी होता है। पिछले 8 वर्षों में देश के जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तेज गति से काम हुआ है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। देश में कोर्ट हॉल्स की संख्या भी बढ़ी है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में ये तेजी जस्टिस डिलीवरी को भी स्पीड अप करेगी। साथियों, दुनिया एक अभूतपूर्व डिजिटल रिवॉल्यूशन की साक्षी बन रही है और भारत इस रिवॉल्यूशन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। कुछ साल पहले देश जब भीम यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स की शुरुआत कर रहा था तो कुछ लोगों को लगता था कि ये छोटे से क्षेत्र तक सीमित रहेगा, लेकिन आज हम गांव-गांव में डिजिटल पेमेंट होते देख रहे हैं। आज पूरी दुनिया में जितने रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं उसमें दुनिया में उसमें 40% अकेले भारत में हो रहे हैं। रेहड़ी पटरी और ठेले वाले लोगों से लेकर गांव गरीब तक डिजिटल पेमेंट अब हर व्यक्ति के लिए सहज दिनचर्या का हिस्सा बन रहा है। जब देश में इनोवेशन और एडेप्टेशन की इतनी स्वाभाविक क्षमता हो तो जस्टिस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में देश की न्याय व्यवस्था इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू की जा रही है।
ट्रैफिक वायोलेशन जैसे अपराधों के लिए 2400 घंटे चलने वाली कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा केसेस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो चुकी है। करीब करीब 60 लाख केस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में भी सुने गए हैं। कोरोना के समय हमने जिस विकल्प के तौर पर एडप्ट किया वो अब व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी न्याय व्यवस्था न्याय के प्राचीन भारतीय मूल्यों के लिए भी प्रतिबद्ध है और 21वीं सदी की रियलिटीज के साथ मैच करने के लिए भी तैयार है। इसका श्रेय आप सभी महानुभावों को जाता है। मैं आप सभी के इस प्रयासों की सराहना करता हूं। साथियों, सामान्य मानवीय तक जस्टिस डिलीवर के लिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और सभी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को भी टेक्नोलॉजी की इस ताकत का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना होगा। एक आम नागरिक संविधान में अपने अधिकारों से परिचित हो, अपने कर्तव्यों से परिचित हो, उसे अपने संविधान और संवैधानिक संरचनाओं की जानकारी हो, रूल्स और रेमेडीज इसकी जानकारी हो। इसमें भी टेक्नोलॉजी एक बड़ी भूमिका